तो जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। बेटा आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं लेक्चर 3 ऑफ रोटेशनल मोशन, गुणन गति के पार्ट 3 की। ठीक है, तो हमने जो पहला पार्ट देखा था इसका, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, और इसका जो दूसरा पार्ट था उसमें हमने टॉर्क पढ़ा था, बल आघूर्ण। इसमें हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो जिस किसी ने अगर वो पार्ट नहीं देखे हैं तो वो जाके पहले देखो, फिर ये आगे उसके समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं बेटा, और आज हम पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। हिंदी में कहते हैं इसे कोणीय संवेग। अब देखो बेटा, जब इसमें पढ़ेंगे तो इसमें हम बेसिकली दो पार्ट करके पढ़ेंगे ताकि समझ में आए, क्योंकि आगे रोलिंग मोशन आएगा, और अगर ये प्रॉब्लम रह गई तो रोलिंग में फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसलिए हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं लीनियर एंगुलर मोमेंटम और एक पढ़ते हैं रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम। बेसिकली देखो क्या होता है, इसके दो पार्ट हमने कर दिए हैं, लेकिन दो तरह का होता भी है। काइनेटिक एनर्जी भी दो तरह की होती है, एक लीनियर और एक रोटेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर एंगुलर मोमेंटम की हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, तो देखिए लीनियर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। इसको हम डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम is known as angular momentum. मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। कोणीय संवेग कहते हैं। रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। बेटा कोणीय संवेग क्या होगा? कोणीय संवेग होगा मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, अब कैसे हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम आघूर्ण निकालेंगे, इसकी बात हम टॉर्क में कर चुके हैं एक बार, और यहाँ पे मैं दोबारा बताता हूँ कि देखो, अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसका मास है m, और इस बॉडी की वेलोसिटी है b, तो इसके पास एक लीनियर मोमेंटम होगा, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होगा P इक्वल्स टू mb। क्लियर? लीनियर मोमेंटम क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में होती है एक डायरेक्शन, तो इसकी भी एक डायरेक्शन होगी अलोंग द मोशन ऑफ बॉडी। ये पिंड अगर इधर गति करेगा, ये पिंड अगर इधर गति कर रहा है, तो इसकी एक डायरेक्शन है, इसकी एक दिशा है, और इसकी दिशा ये होगी। अब हमें किसी भी एक पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट है हमारे पास P, किसी भी एक पॉइंट से हमें मोमेंट लेना है, हमें किसी भी एक बिंदु से क्या लेना है, आघूर्ण निकालना है, इसका मोमेंट लेना है। तो हम सबसे पहले तो इस पॉइंट P से ये जो लाइन है इस पे खींचते हैं परपेंडिकुलर, इस पे खींचते हैं परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। अब इसे मान लेंगे R, इस परपेंडिकुलर हम क्या मान लेंगे, इस परपेंडिकुलर को हम मान लेंगे R, और हमारे पास जो L हो जाएगा वो हो जाएगा R क्रॉस P, जो L हो जाएगा वो हो जाएगा R क्रॉस P। तो ऐसे हम मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। देखो हमें किसी का भी मोमेंट कैलकुलेट करना हो, किसी का भी आघूर्ण निकालना हो, वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसका निकालना होगा। यहाँ पे हमें लीनियर मोमेंटम का निकालना है, तो लीनियर मोमेंटम क्या है हमारी, एक लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो लीनियर मोमेंटम हमारा इस दिशा में है, और यहाँ से हम बिल्कुल परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करके इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। और ये जो हमारा आ रहा है L यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है। तो L बराबर कितना आ रहा है हमारा, R क्रॉस P आ रहा है, और इसको हम R P साइन 90 भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा MBR। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाएगा L इक्वस टू MBR। L इक्वस टू कितना हो गया हमारे पास बेटा, L इक्वस टू हो गया MBR। ठीक है, तो एक एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास MBR होता है, और ये कौन सा कहते हैं, हम इसे लीनियर एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। क्लियर? तो देखो इस तरह से हम मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ये जो मोमेंट कैलकुलेट करेंगे वो कोई एक फिक्स पॉइंट से करेंगे, कोई एक पॉइंट हमारे पास होगा फिक्स। जैसे यहाँ पे पॉइंट P था, अगर मान लो हमारे पास ये पॉइंट Q होता, हमारे पास पॉइंट Q होता, तो Q पॉइंट के अलोंग मोमेंट कैलकुलेट करना होता, तो हम क्या करते,
क्यू से परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉ करते इस लाइन पे, और इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसको मान लेते R1, तो कितना हो जाता R1 क्रॉस पी, R1 क्रॉस पी, ये LQ हो गया। LQ मतलब एंगुलर मोमेंटम अलोंग पॉइंट Q कितना हो गया R1 क्रॉस पी। मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई एक पॉइंट होता PQR यहाँ पे होता मान लो, और R का हम कैलकुलेट करना चाहते थे एंगुलर मोमेंटम, ठीक है इसका, तो यहाँ से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, इसको मान लेते R2, तो जो LR हो जाता वो कितना होता, ये होता R2 क्रॉस P। मतलब सबका तरीका वही है, सबका मेथड वही है, हम MBR करके कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, सबका मेथड वही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो देखो हम क्या करते हैं, एक हमारे पास लाइन होती है, एक हमारे पास पॉइंट होता है जिसके अलोंग हमें मोमेंट कैलकुलेट करना होता है। अगर हमें P पॉइंट के अलोंग करना था तो P से हम इस लाइन पे, इस मोमेंटम वाली लाइन पे जो था यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और R क्रॉस P हमारे पास आ गया। अगर हमें Q पॉइंट के अलोंग करना था, मोमेंट कैलकुलेट, आघूर्ण को निकालना था, तो आघूर्ण इसके अलोंग कितना आ जाएगा, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये R1 आ गया और ये R1 क्रॉस P आ गया। अगर हमें इस पॉइंट के अलोंग करना था R पॉइंट के अलोंग, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2 आ गई और इसके अलोंग R2 क्रॉस P आ गया। क्लियर है इतनी बात? तो इतनी बात बेटा क्लियर होगी। अगर समझ में नहीं आया है, किसी को डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो। क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है और क्रॉस कर देना है मोमेंटम के साथ में। और ये फॉर्मूला याद रखना, वेक्टर फॉर्म में याद कर रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, है ना, और वहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म याद नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। चलते हैं बेटा आगे, और इसका मैं एक दो एग्जाम्पल करता हूँ, तुम लोगों को कराता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। एग्जाम में बेटा कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम अगर तुम देने जा रहे हो, या फिर जहाँ तक कि पीएमटी भी अगर देने जा रहे हो, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। आईआईटी में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार, फिर तुम्हें क्लियर होगा। चलो, a body is moving along parallel to x-axis, parallel to x-axis, then it's parallel to x-axis with same speed, parallel to x-axis with same speed, with same speed, with same speed. Its angular momentum about origin, about origin, ठीक है। हिंदी में लिख लो, एक पिंड एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर एक समान चाल से गतिमान है, तो एक पिंड एक्स अक्ष के समांतर एक समान चाल से गतिमान है तो मूल बिंदु के परिता कोणीय संवेग, मूल बिंदु के परिता कोणीय संवेग। देखो अब बेटे, देखो इसमें क्या किया गया है, इसमें देखो ये मान लो ये ओरिजिन है हमारा, और एक बॉडी इस तरफ मूव कर रही है ऐसे एक समान चाल से, इसका मास m है और जिसकी वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका मोमेंटम mv हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक समान चाल से पैरेलल जा रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है, इसका मोमेंटम बताना है, ठीक है। 3 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन कि बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट और नन ऑफ अबव। तो बेटा देखो यहाँ पे अगर हम देखें, ये एक समान वेग से इधर जाएगी और इसकी जो लाइन होगी वो ऐसे रहेगी मोमेंटम की,
अब इसके अलावा हमसे क्या पूछा है, एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, आर हो गया, और हमारा एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम बी आर हो जाएगा। क्लियर है, आर क्रॉस पी, आर हमारा ये हो गया, पी हो गया, तो आर क्रॉस पी, और पी की वैल्यू एम भी रख दी। तो देखो एम कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो एम कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। एम मास कांस्टेंट रहता है, बी मतलब स्पीड कांस्टेंट दी है इसने, वेलोसिटी कांस्टेंट दी है, आर क्या है, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहने वाली है, तो एल की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा गया बेटा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे लीनियर एंगुलर मोमेंटम के, कि कोई बॉडी इधर मूव कर रही है तो बताओ इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा एंगुलर मोमेंटम, तो उसको हम आसानी से बता सकते हैं। अब देखो अगर ये बॉडी बाई एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही होती, बाई एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही थी सेम वेलोसिटी से, समान वेग से, तब भी तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके अलोंग ये हो जाती, तो तब भी एल की वैल्यू क्या होती, कांस्टेंट होती। तो अगर कोई बॉडी एक समान वेग से पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस मूव करती है, गति करती है, तो एंगुलर मोमेंटम उसका कांस्टेंट रहता है। इस बात को समझ लो। और अगर किसी को कोई भी डाउट बेटा आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। किसी को भी कोई भी डाउट आता है कि अगर कोई बॉडी पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव करती है या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस विद सेम वेलोसिटी, एक्स एक्स के समांतर या फिर वाई एक्स के समांतर समान वेग से, तो ओरिजिन मतलब मूल बिंदु के प्रता उसका कोणीय संवेग नियत रहेगा हमेशा, ठीक है। और एक केस में और बताता हूँ, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पैरेलल वाले, और अगर पैरेलल ना हो बॉडी तब क्या होगा। अगर मान लो बॉडी पैरेलल नहीं है, मान लेते हैं कि बॉडी जो है वो पैरेलल नहीं है, बॉडी इधर जा रही है ऐसे, बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, पैरेलल नहीं जा रही है, विथ सेम वेलोसिटी, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है। अब ओरिजिन के अलोंग बताओ, ओरिजिन के अलोंग अब बताना है कि ओरिजिन के अलोंग कितना इसका एंगुलर मोमेंटम होगा। तो अगर बॉडी इधर जा रही है कोई बात नहीं, तो इसका एक लाइन करेंगे, इसका एक लाइन लेंगे, इस तरह से इसका एक लाइन लेंगे, और यहाँ से देखेंगे, यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर देखेंगे, यहाँ से बिल्कुल लंबवत देखेंगे। ये आर हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना आर, और ये कितना हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आर क्रॉस पी, क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, यहाँ पे भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, इतनी आर है, ठीक है। अब देखो आर कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, तब भी एल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पे वेलोसिटी पैरेलल है लेकिन कांस्टेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी पैरेलल नहीं है, किसी एक डायरेक्शन में है, लेकिन वेग नियत है, कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब बात आती है कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन आर क्रॉस पी। देखो पी की डायरेक्शन तो इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी ना, पी की डायरेक्शन तो इधर होगी, पी इक्वल्स टू एम बी। अब क्या करते हैं, राइट हैंड का यूज करते हैं, आर की डायरेक्शन में रखो, आर इधर होगा और पी इधर है, तो इनवर्ड इसकी डायरेक्शन आ रही है, किधर आ रही है इसकी डायरेक्शन, इनवर्ड इसकी डायरेक्शन आ रही है। क्लियर है बेटा, देख लेते हैं एक बार कैमरा काम कर रहा है कि नहीं। क्लियर है बेटा जिस सबको, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे, इस तरह से हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा, है ना। अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, एक एग्जाम्पल और कराता हूँ, ताकि तुम लोगों को थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। जैसे कि हमने एक डायग्राम बना लेता हूँ, मैं ऐसे बना देता हूँ। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक बॉडी मूव कर रही है, यहाँ पे एक बॉडी मूव कर रही है बी वेग से, यहाँ पे एक बॉडी बी वेग से मूव कर रही है, बी इसकी वेलोसिटी है। ओरिजिन के अलोंग बताना है, अगर ये बॉडी, इसको ये लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 0,4, मास दिया है बॉडी का 2 kg और वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसे मूव कर रही है। तो हमें ये वाला पॉइंट ओ और ये वाला जो है वो पॉइंट पी है, पी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 2, -2।
ओ और पी के अलोंग इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है बॉडी का, और एक पॉइंट हमारा क्यू है, इसके अलोंग बताना है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग बताना है ओ के अलोंग, तो क्या होगा, एम बी आर होगा, ठीक है। आर कौन सा लेंगे, आर देखो यहाँ से लेंगे, यहाँ से ये वाला परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर वाला ये क्या ले लेते हैं, ये आर ले लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं। तो एम बी R1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एम कितना है बेटा 2 है, बी कितना है बॉडी का 10 है, और R1 कितना हो जाएगा, ये अगर 0,4 है तो ये 4 हो जाएगा कि नहीं, तो 4, तो कितना हो जाएगा 80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, 80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसका मोमेंटम हो गया अलोंग ओरिजिन। अगर मोमेंटम अलोंग पी का पॉइंट देखना है तो यहाँ से पी पॉइंट से देखेंगे तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला लेना पड़ेगा, और ये हमारा R2 ले लेंगे, ठीक है, ये R2 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम बी R2। एम कितना है बेटा, एम हमारे पास 2 है, बी कितना है, बी हमारे पास 10 है, और R2 हम ये लेंगे, तो देखो ये तो हमारे पास 4 था यहाँ पे, और ये हमारे पास 2 और है, डिस्टेंस होगी तो डिस्टेंस कभी निगेटिव होगी नहीं, तो इसको +2 लेंगे, इसको +4 लेंगे, कितना हो जाएगा 4 + 2, तो कितना हो जाएगा 2 × 10 × 6, कितना हो जाएगा 120 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बात क्लियर होगी बेटा। देखो यहाँ से डिस्टेंस हमने लिया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये वाली दूरी ली है R2, R2 कितना हो गया है, R2 हो गया, ये 4 था और ये 2 था, 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं एंगुलर मोमेंटम अलोंग पॉइंट Q, Q पॉइंट मतलब ये वाला। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एम बी आर होगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट है वो इसी लाइन पे है, ये वाला जो पॉइंट है वो इसी लाइन पे आ गया है। अगर ये पॉइंट इसी लाइन पे आ गया, अगर ये पॉइंट इसी लाइन पे आ गया, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0, तो कितना हो जाएगा m × b × 0, तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो अगर ये जो पॉइंट है जहाँ से तुम कैलकुलेट कर रहे हो एंगुलर मोमेंटम, वो पॉइंट उसी लाइन पे आ जाता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। कौन सी लाइन पे, जो मोमेंटम वाली लाइन है, अगर इस लाइन पे आ गया तो एंगुलर मोमेंटम उसका 0 होता है, और अगर इसके अलावा कहीं भी कोई पॉइंट है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कहीं भी होगा, जैसे O पॉइंट पे ये होगा, P पॉइंट पे R2 क्रॉस M भी होगा। तो आई होप की बात अब समझ में आ गई होगी, मैंने 2-3 एग्जाम्पल भी करवा दिए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा आए तो बिल्कुल सॉल्व हो जाने चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तुम्हें सीधे टॉर्क कैलकुलेट करना होता है, सॉरी आघूर्ण कैलकुलेट करना होता है, मोमेंट कैलकुलेट करना होता है, और जो करते हैं R क्रॉस P। R ध्यान रखना, R यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। क्लियर बेटा सभी को। तो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। ठीक है बेटा, तो अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम। रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम, गुणन कोणीय संवेग, गुणन कोणीय संवेग। देखो बेटा रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, अगर कोई बॉडी जैसे ये है, ये रोटेट कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और रोटेशन स्पीड कितनी है ओमेगा है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा L वो कितना होगा I ओमेगा होगा, ठीक है, I ओमेगा होगा। तो I क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग, कोणीय वेग, इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो L आ जाता है, इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो L आ जाता है। तो यहाँ पे I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का जो गुणन है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो L के बराबर होता है। इस बात को समझ लो, इस बात को बेटा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अगर सिर्फ रोटेशनल मोशन बॉडी कर रही है, जैसे फैन सिर्फ रोटेट करता है, जैसे ये है, ये यहाँ पे सिर्फ मैं इसे रोटेट करा दूँ, यहाँ से रोक दूँ मैं, बस इसे रोटेट करा दूँ, सिर्फ रोटेट करा दूँ,
तो सिर्फ अगर रोटेट इसको करा देंगे, सिर्फ ये रोटेशन करता रहेगा, तो इसके अंदर इसमें जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा इसका मोमेंटम होगा। क्लियर? तो ये होता है फॉर्मूला किसका, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। और कौन सा होता है, रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के हमारे पास बेसिकली दो फॉर्मूले आ गए। एक तो होता है MBR, जो बेसिकली R क्रॉस P हमने देख लिया है अभी, ये होता है। और एक होता है I ओमेगा। जब सिर्फ बॉडी सिर्फ रोटेशनल मोशन करती है, सिर्फ घूर्णन गति करती है, तो ये वाला लगेगा। और अगर कोई लीनियर मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, लीनियर मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये लगेगा। और अगर कोई बॉडी दोनों मोशन एक साथ कर रही है तो दोनों लगेंगे। जैसे कि व्हील, पहिया देखोगे तुम गाड़ी का, ठीक है, गाड़ी का पहिया क्या करता है, वो घूमता भी है और आगे भी जाता है, तो वो गोल गोल घूम भी रहा है। और उसमें एक लीनियर मोशन भी है, उसका सेंटर आगे भी जा रहा है घूम घूम के, ठीक है, तो उसमें I ओमेगा भी होगा और MBR भी होगा। तो आगे हम रोलिंग पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे चलेंगे और इसकी बात करेंगे आगे। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण। कोणीय संवेग संरक्षण क्या होता है बेटा, कोणीय संवेग संरक्षण? तो लिख लो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी remains constant if net torque applied on body is 0। मतलब पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है यदि कुल बल आघूर्ण शून्य होता है। यदि कुल बल आघूर्ण शून्य होता है, नेट जो टॉर्क लगेगा बॉडी पे, नेट टॉर्क कितना होगा बेटा, 0 होगा। कुल बल आघूर्ण कितना होगा बेटा, 0 होगा। नेट टॉर्क कितना होगा, 0। तो देखो बेसिकली टॉर्क कितना होता है, टॉर्क होता है dL/dt। टॉर्क बेटा कितना होता है, टॉर्क होता है dL/dt। और यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर टॉर्क की वैल्यू कितनी है, 0, dl होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। शुरुआत में जो टॉर्क मैंने बताया था, तो मैं बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो एक टॉर्क का फॉर्मूला वो भी होता है। अगर टॉर्क की वैल्यू कितनी है, 0, अगर टॉर्क 0 है, इसका मतलब dL/dt की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अगर टॉर्क की वैल्यू 0 है, इसका मतलब dL/dt की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और dl कितना हो जाएगा, 0 होगा। अगर dl की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि L बराबर हो जाएगा कांस्टेंट। L इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यही तो हमें चाहिए। टॉर्क इक्वल टू dL/dt, टॉर्क इक्वल टू 0, तो dL/dt इक्वल टू 0, dL/dt इक्वल टू 0, तो dl बराबर 0, और dl बराबर 0 तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर L कांस्टेंट है, तो इसका मतलब L इनिशियल प्रारंभिक कोणीय संवेग बराबर है L फाइनल अंतिम कोणीय संवेग। या फिर L की वैल्यू होती है I ओमेगा, तो I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। ये हमारे पास आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो
अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, कब कांस्टेंट रहता है, तो तब कांस्टेंट रहता है जब इस बॉडी पर अप्लाइड टॉर्क कितना हो, शून्य होता है। जब इस बॉडी पर अप्लाइड टॉर्क कितना होता है, शून्य होता है। तो टॉर्क बराबर dl/dt। टॉर्क अगर जीरो है तो dl/dt भी इस इक्वेशन से जीरो हो जाएगा। तो dl बराबर जीरो हो जाएगा। अगर किसी का डिफरेंशिएशन जीरो है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट रहा होगा, तभी उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो L इनिशियल प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम कोणीय संवेग, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे देखते हैं एक दो एग्जाम्पल कि क्या इसका होगा। एग्जाम्पल कैसे बनेंगे, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। आई होप कि ये बात समझ में तुम लोगों की आई होगी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता क्या है और कब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। चलिए आगे हम बात करें, बिल्कुल आगे बात करने वाले हैं हम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात समझ में आ गई। जब टॉर्क की वैल्यू जीरो होगी तो एल बराबर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एल इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं एक। अ डिस्क of mass m and radius r, a disk of mass m and radius r is rotating with ओमेगा। एक डिस्क है m जिसका मास है, r जिसकी रेडियस है, ओमेगा से वो रोटेट कर रही है। अगर इस डिस्क के ऊपर हम सेम मास और सेम रेडियस की एक रिंग रख दें, इफ a ring of same mass and radius is placed on it, if a ring of same mass and radius is placed on it, ठीक है, then its angular speed। ठीक है, हिंदी में मैं बोल देता हूँ, हिंदी में जो पढ़ रहे हो स्टूडेंट वो लिख सकते हैं। लिखो, m द्रव्यमान और r त्रिज्या की एक शक्ति ओमेगा कोणीय चाल से गुणन कर रही है। यदि इसके ऊपर m मास, m द्रव्यमान और r त्रिज्या की एक वलय रख दी जाती है, वलय मतलब रिंग, वलय रख दी जाती है, तो इसकी कोणीय चाल हो जाएगी। देखो, पहला केस है ये है डिस्क, और डिस्क में जो रेडियस है वो कितनी है, r, और इसका कितना है, ओमेगा, इसकी कोणीय चाल है। m कितना है, इसका मास। ठीक है, तो हमारे पास जो I1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, mr²/2, और ओमेगा 1 कितना हो जाएगा, ओमेगा 1 हो जाएगा हमारे पास ओमेगा। अब हमने सेकंड केस में क्या किया है, इस डिस्क के ऊपर जो कि यहाँ से रोटेट कर रही थी, इसकी डिस्क के ऊपर एक और रिंग रख दी। क्या रख दी बेटा, रिंग रख दी। और रिंग रखने से क्या हो गया, रिंग रखने से ये हो गया कि रिंग का मास कितना है, m है, रेडियस r है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, अब रिंग का भी जुड़ेगा इसके साथ में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का भी जुड़ेगा। तो डिस्क का mr²/2 तो था ही, प्लस रिंग का mr² और जुड़ जाएगा। देखो मैं यहाँ पे बात समझने वाली है, आई की वैल्यू अब देखो mr² डिस्क का पहले से था और रिंग का mr² और उसमें ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारे पास 3/2 mr², 3/2 mr², ये हमारे पास I2 हो गया। और ओमेगा 2 हमें कैलकुलेट करना है। अब बताओ, ये जब हमने हल्के से उस पर रखा है, हल्के से उस पर रखता है तो कोई टॉर्क तो लगाया नहीं, कोई टॉर्क लगा नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो I1 ओमेगा 1 बराबर हो जाएगा किसके, I2 ओमेगा 2 के। क्लियर, ओमेगा 2 हमें चाहिए, तो I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू है mr²/2 इंटू ओमेगा बराबर I2 की वैल्यू कितनी है, 3/2
आर स्क्वायर ओमेगा 2। क्लियर। अब देखो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी हो गई, ओमेगा 1/3 या फिर ओमेगा बाई 3। इसका मतलब है ओमेगा 2 की वैल्यू घट जाएगी, कितनी घट जाएगी, 1/3 रह जाएगी। इसका मतलब हमने जब ऊपर रखा, ऊपर इसके मास रखा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका क्या हुआ, इसका बढ़ गया। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ, तो ओमेगा घट गया, ओमेगा रह गया 1/3। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बेटा पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इस न्यूमेरिकल को याद रख लेना। ठीक है, इसको कर लेना 1-2 बार। और यहाँ पे मैं दोबारा समझा देता हूँ, ये डिस्क है, डिस्क को हिंदी में हम चकती कहते हैं, ये चकती है, और यहाँ पे डिस्क प्लस रिंग है, डिस्क प्लस रिंग है। यहाँ पे ये चकती है और चकती के साथ में हमने बलय रख दिया है, चकती के साथ में एक हमने क्या रख दिया है, बलय रख दिया है। तो यहाँ पे ये डिस्क और ये रिंग दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ना पड़ेगा हमको, क्योंकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करेगा, दोनों एक साथ घूमेंगे। क्लियर। अब देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, किस तरह के बनते हैं इस पे। ये तो न्यूमेरिकल था, और अगर कोई डाउट है तो दोबारा देखना वीडियो को, बिल्कुल। ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो। अब देखो इस तरह से एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, जैसे ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, जैसे ये प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म घूर्णन कर रहा है, ये प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, घूम रहा है, यहाँ से घूम रहा है ऐसे। और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है इस प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, और ये व्यक्ति इधर मूव कर रहा है सेंटर की तरफ। ठीक है, ये व्यक्ति किनारे से, इस प्लेटफॉर्म के किनारे पे खड़ा था, किनारे से कहाँ आया, किनारे से सेंटर की तरफ आया, एक केंद्र की तरफ आ गया। तो बताओ कि घूर्णन जो वेग होगा, ओमेगा होगा, वो बढ़ेगा कि घटेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे जब होगा, इसका मास मान लेते हैं m, इसकी रेडियस यहाँ से RA है मान लो, यहाँ से RB है, समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, वरना तो ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर इसका मास m है और यहाँ पे भी इसका मास m है, तो यहाँ पे RA बड़ा होगा RB से। क्लियर, क्योंकि R यहाँ से त्रिज्या हमने ली है, यहाँ से थोड़ी दूरी ली है, तो दूरी क्या है, ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो RA इज ग्रेटर देन RB। अब यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IA कितना होगा, MRA स्क्वायर, और IB कितना होगा, ये होगा MRB स्क्वायर। IA कितना होगा, MRA स्क्वायर, और IB कितना होगा, MRB स्क्वायर। अब यहाँ से तुम्हें दिख नहीं रहा है कि IA बड़ा है IB से, IA बड़ा है IB से, कैसे, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे RA बड़ा है RB से, अगर RA बड़ा है तो IA है MRA स्क्वायर, IB कितना है MRB स्क्वायर, तो IA बड़ा हो जाएगा IB से। क्लियर, तो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन IA ओमेगा A बराबर होगा IB ओमेगा B। व्यक्ति जो है वो प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, सिर्फ चल रहा है, कोई टॉर्क तो लगा नहीं रहा है, सिर्फ जा रहा है, उसकी तरफ जा रहा है। तो जाने पे क्या होगा, IA ओमेगा A बराबर IB ओमेगा B, मतलब जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा, कोई टॉर्क लगा नहीं। तो जब बराबर होगा तो यहाँ पे IA अपॉन IB बराबर हो जाएगा ओमेगा B बाई ओमेगा A। क्लियर। अगर देखो IA बड़ा है IB से, अगर IA इज ग्रेटर देन IB, देन तो क्या हो जाएगा, IA बड़ा है IB से, तो ओमेगा B इज ग्रेटर देन ओमेगा A। ठीक है, इसका मतलब B पॉइंट पे ओमेगा ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट B है मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट A है। ठीक है, तो B पॉइंट पे ओमेगा ज़्यादा होगा ओमेगा A से। इसका मतलब जब कोई व्यक्ति किनारे से केंद्र की ओर आएगा तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा बढ़ेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट रहा है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका घट रहा है सिस्टम का। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, क्योंकि आई ओमेगा है कांस्टेंट, आई ओमेगा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, और आई घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। बस ये वाली बात तुम समझ लो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल आते हैं कि एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, वो प्लेटफॉर्म के किनारे से
केंद्र की ओर आ रहा है तो केंद्र की ओर आएगा तो दूरी कम होगी एक्सिस से व्यक्ति की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम होगा, तो ओमेगा बढ़ेगा। उल्टा प्रोसेस होगा, अगर वो केंद्र से दूर की ओर जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा। क्लियर है? इतनी बात को याद रखो। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो पूछा जाता है, एग्जाम्पल में बता देता हूँ सभी मेन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा तो तुम ऐसे ही डील करोगे, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। एक व्यक्ति है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, घूम रहा है, और वो अपने हाथ को फैलाए के खड़ा है। बाद में वो क्या करता है, बाद में वो व्यक्ति अपने हाथों को क्या कर लेता है, बाद में अपने हाथों को वो सिकोड़ लेता है, सिकोड़ लिया, ठीक है। अब बताओ, अगर वो हाथ को फैलाए खड़ा है I1 I2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें 1 मान लेते हैं, इसमें 2 मान लेते हैं, I1 बड़ा होगा I2 से, हाथ को फैला के खड़ा है, एक्सिस से बहुत ज़्यादा दूर है, एक्सिस से मास क्या है, दूर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, लेकिन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो ओमेगा 1 ओम कम हो जाएगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो ओमेगा 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओमेगा 2 बढ़ जाएगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। कोई अगर बेटा किसी को कोई भी डाउट है किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो क्या है, दोबारा कमेंट बॉक्स खुला ही रहता है, कमेंट में सब पढ़ता हूँ, सब बिल्कुल कमेंट करो, और मैं दोबारा बताऊंगा, अगली वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि हाँ ये ऐसा होता था। नहीं तो तुम 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देखो, खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज़्यादा होगा तो ओमेगा घट जाएगा। क्लियर? अब देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तुम्हें कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो तुम हर कोई क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। जैसे कि एक डिस्क है, पूछेगा एक डिस्क है, और एक डिस्क क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है ओमेगा से। अगर इस डिस्क के ऊपर हमने थोड़ी सी रेत गिरा दी, सैंड गिरा दी, क्या गिरा दी, सैंड गिरा दी, तो सैंड गिराने से क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा कि नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि सैंड का कुछ ना कुछ मास होगा, वो मास भी घूमने लगेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो ओमेगा घट जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस बेटा छोटे छोटे पूछे जाते हैं, बिल्कुल तुम लोग प्रैक्टिस करना सही से, ठीक है। और कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा ही दिया है पूरा। कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी डाउट आता है कमेंट करना, मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है, दोबारा। और अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो और वीडियो में बताऊंगा, मैं बिल्कुल तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके मानूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को बेटा सही से देखें, और बिल्कुल इसका नोट्स बनाते हुए चलें, ठीक है। इसका ऐसे नहीं कि तुमने देख लिया बस भूल जाओगे, इसका नोट्स बना लो, लिख लो, और उसको बार बार पढ़ते रहो। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर जरूर आएगा तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन, इसलिए तो बेटा पढ़ते रहो। सभी को जय हिंद, जय भारत।